आज डीएनए की शुरुआत हम एक बेहद दुखद खबर के साथ कर रहे हैं। ये खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से सामने आई है, जहां नक्सलियों के कायराना हमले में 10 जाबाज पुलिस जवान शहीद हो गए, जबकि उनकी गाड़ी चला रहे एक ड्राइवर की भी इस हमले में जान चली गई है। यह हमला तब हुआ जब डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यूनिट के ये जवान घने जंगलों में ऑपरेशन पूरा कर वापस लौट रहे थे। इस दौरान जैसे ही इनका ट्रक दंतेवाड़ा के अरणपुर इलाके में पहुंचा, नक्सलियों ने एक आईईडी धमाका कर उनके ट्रक को उड़ा दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस को दंतेवाड़ा के अरणपुर इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद दंतेवाड़ा से 100 से ज्यादा जवानों को वहां पर रवाना किया गया था और ये जवान ऑपरेशन पूरा होने के बाद दंतेवाड़ा वापस आ रहे थे। इस दौरान जवानों की बाकी गाड़ियां तो वहां से निकल गई, लेकिन एक ट्रक आईईडी धमाके की चपेट में आ गया। जानकारी यह भी मिली है कि घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने हमले के बाद जवानों पर भारी फायरिंग भी की है। पुलिस सूत्र ये बताते हैं कि नक्सलियों ने इस हमले के लिए 50 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया था और यह धमाका कितना शक्तिशाली था, आप इन तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं। जवानों के जिस ट्रक को निशाना बनाया गया था, उसके परखच्चे उड़ गए और आप तस्वीरों में देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रक की क्या स्थिति है। ट्रक के टुकड़े काफी दूर तक बिखर गए। यही नहीं, धमाके की वजह से सड़क का एक हिस्सा भी पूरी तरह से गायब हो गया और वहां गहरा गड्ढा हो गया। ये देखिए उस ट्रक के टुकड़े और ये सड़क की स्थिति है। लगभग 5 फीट गड्ढा इस धमाके के बाद सड़क पर हो गया। हमले की इन तस्वीरों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि जब ट्रक की ये स्थिति है तो उसमें सवार जवानों का क्या हुआ होगा। यह हमला इतना खतरनाक था और इतनी तेजी से हुआ था कि जवानों को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। बाद में जानकारी मिलने पर सुरक्षा बल की बड़ी टीम वहां भेजी गई और रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हम इस हमले और भारत में नक्सलवाद से जुड़ी समस्या का पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं कि बस्तर के आईजी सुंदरराज पी इस हमले पर क्या अपडेट दे रहे हैं। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरणपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरणपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत होगी। अब हम आपको जरा इसे ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि यह घटनाक्रम हुआ कैसे। ये हम आपको इलाका दिखा रहे हैं जहां पर दंतेवाड़ा में ये नक्सली हमला हुआ है और जवानों का जो ट्रक था वो वहां से गुजर रहा था और अचानक से आईडी का धमाका हुआ। ये बताया जा रहा है कि लगभग 50 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल इस धमाके में किया गया और उसके बाद धमाके के बाद गोलियां भी ताबड़तोड़ बरसाई गई हैं जवानों के ऊपर, ये भी जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की निंदा की और शहीद जवानों के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इन जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हमले की खबर सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की और उन्हें हर मुमकिन मदद मुहैया करवाने का भरोसा दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने भी इस हमले पर दुख जताया और उन्होंने ऐलान किया है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और नक्सलियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको ये भी सुनना चाहिए। दंतेवाड़ा की घटना बहुत हृदय विदारक है और जवानों की शहादत हुई है। 10 हमारे डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं और एक सिविलियन है। 11 लोगों के आईडी ब्लास्ट में शहादत हुई है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन ये जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। लगातार जो नक्सलियों पर दबाव हम लोग डाल रहे हैं और उसके कारण से बखला के इस प्रकार से कायराना हरकत की है और नक्सलवाद जड़ से हम लोग खत्म करेंगे। हमले के तुरंत बाद जी मीडिया की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हमने हालात का जायजा लिया।
अब हम आपको अपनी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और इसे देखने के बाद आप स्थिति को और गहराई से समझ सकेंगे। इस वक्त हम घटना स्थल पर मौजूद हैं। जिस जगह पर डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए हैं उस जगह पर यहाँ वही मार्ग है जो दंतेवाड़ा को सुकमा के जगरकुंडा से जोड़ता है। कुछ दिन पूर्व ही 2-3 महीने पूर्व ही इस मार्ग पर जो है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से बस सेवा प्रारंभ की गई थी। आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस जगह पर माओवादियों ने आईडी प्लांट कर रखा हुआ था उस सड़क की क्या स्थिति बनी हुई है। आप ये देख सकते हैं कि लगभग कितने किलो का आईडी रहा होगा। पुलिस का पता अनुसार है लगभग 30 से 40 किलो का आईडी बताया जा रहा है, जिसमें जवानों को नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ वही वाहन है जिस वाहन से डीआरजी के 10 जवान सवार होकर आ रहे थे। जब ये घटना हुई उस वक्त हुई जब ये नक्सल ऑपरेशन पर सर्चिंग कर वापस आ रहे थे, उस वक्त घटना को माओवादियों ने अंजाम दिया है। यहाँ घटना स्थल से लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर जो वाहन का जो पहिया जो यहाँ पर सड़क किनारे जो गिरा पड़ा हुआ है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आईडी कितने किलो का रहा होगा और कितने दिनों से माओवादियों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए प्लान किया गया होगा। रिकेश्वर राणा, जी मीडिया, दंतेवाड़ा। अब हम आपको उन चश्मदीद जवानों को भी सुनाना चाहते हैं जो इस हमले के वक्त वहीं मौजूद थे और उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा। खामोशी के बाद एक बार नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देकर फिर अपनी उपस्थिति दंतेवाड़ा में दर्ज करवा दी है। इस वक्त हम दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में मौजूद हैं। जो जवान शहीद हुए हैं, शहादत शवों को आज जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। हम बता दें कि लंबे समय के बाद नक्सली एक बड़ी वारदात को अंजाम देने में सफल हुए हैं। दरअसल ये लोकल जवान हैं जिनकी भर्तियां स्थानीय स्तर पर की गई थी और इन्हें यहाँ के भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी होने के बावजूद भी एक घटना के शिकार हो गए। दरअसल 2 दिन से ये गश्त पर निकले हुए थे, नक्सल अभियान में निकले हुए थे और थकान काफी होने की वजह से एक निजी वाहन पर सवार हो गए और नक्सलियों ने इन्हें टारगेट बना लिया। इस वक्त हम घटना स्थल पर मौजूद हैं। नक्सलियों ने जिस डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की यूनिट को निशाना बनाया, नक्सलियों के खात्मे में उसकी बेहद अहम भूमिका है। डीआरजी का गठन वर्ष 2008 में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे के लिए किया गया था और तब इस फोर्स को सबसे पहले वहां के कांकेर और नारायणपुर जिलों में तैनात किया गया था। इसके बाद इस फोर्स को बीजापुर, बस्तर, सुकमा और दांतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में भी तैनात किया गया। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर ये डीआरजी फोर्स इतनी खास क्यों है और नक्सलियों से मुकाबले के लिए इसके गठन की जरूरत क्यों पड़ी है। दरअसल डीआरजी में स्थानीय युवकों की भर्ती की जाती है जिन्हें नक्सल प्रभावित इलाके की पूरी जानकारी होती है। यही नहीं, आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों को भी डीआरजी में शामिल किया जाता है। स्थानीय होने की वजह से ये जवान यहाँ की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ यहाँ की संस्कृति और भाषा से भी अच्छी तरह से परिचित होते हैं। यही नहीं, ये डीआरजी में शामिल जवान नक्सलियों की ही तरह गुरिल्ला लड़ाई में भी माहिर होते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें नक्सलियों की आवाजाही और काम करने के तरीकों की भी पूरी जानकारी होती है। साथ ही स्थानीय आदिवासियों से भी इनके अच्छे रिश्ते होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें न सिर्फ नक्सलियों से जुड़े इनपुट मिल जाते हैं बल्कि स्थानीय लोगों का सहयोग भी मिल जाता है। और इसी वजह से पिछले कुछ वर्षों में डीआरजी ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी भूमिका निभाई है और कई बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया है और इसलिए ये जवान भी नक्सलियों के निशाने पर रहते हैं। वैसे ये छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के द्वारा किया गया ये पहला या दूसरा हमला नहीं है। नक्सल विरोधी अभियान के बावजूद छत्तीसगढ़ में अभी भी नक्सली खतरा बना हुआ है और वो सुरक्षा बलों पर हमले भी कर रहे हैं। इससे पहले 6 अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। इसके 3 वर्ष बाद 25 मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अगले ही वर्ष 11 मार्च 2014 को सुकमा जिले में नक्सली हमला हो गया, जिसमें 15 जवान शहीद हो गए। इसी वर्ष 12 अप्रैल 2014 को बस्तर जिले के दरभा में नक्सली हमला हुआ।
इसमें 5 जवानों समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी। 11 मार्च 2017 को सुकमा में ही बड़ा नक्सली हमला हुआ जिसमें सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हो गए। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद यानी 24 अप्रैल 2017 को सुकमा में ही एक और बड़ा नक्सली हमला हुआ। इसमें सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए। 21 मार्च 2020 को भी सुकमा जिले में हुए नक्सली हमले में सुरक्षा बल के 17 जवान शहीद हुए थे, जबकि 4 अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे। आंकड़ों की माने तो नक्सल प्रभावित जितने भी राज्य हैं उसमें छत्तीसगढ़ हिंसा का सबसे बड़ा शिकार है और वहां बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में नक्सली हमलों में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि वर्ष 2019 में बिहार में नक्सली हमले में सिर्फ 1 जान गई थी, जबकि झारखंड में 12 और महाराष्ट्र में 16 लोगों की मौतें हुई थी। लेकिन इसी वर्ष छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की हिंसा में कुल 22 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी तरह वर्ष 2020 में पूरे देश में नक्सली हमलों में कमी दर्ज की गई और इस दौरान जहां बिहार में कोई मौत नहीं हुई तो वहीं झारखंड में सिर्फ 1 जान गई, जबकि महाराष्ट्र में कुल 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन इसी 1 वर्ष में छत्तीसगढ़ में कुल 36 लोगों को नक्सली हमलों में अपनी जान गंवानी पड़ी। और अगर वर्ष 2021 की बात करें तो इस 1 वर्ष में बिहार और महाराष्ट्र में नक्सली हमलों में 1 भी जान नहीं गई, जबकि झारखंड में 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इसी वर्ष छत्तीसगढ़ में नक्सली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 45 तक पहुंच गई। यानी इन 3 वर्षों में जहां देश के दूसरे नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सली हमलों में कमी दर्ज की गई, तो वहीं छत्तीसगढ़ में उनके हमले बढ़ते चले गए और पिछले 5 वर्षों में नक्सल हमलों की वजह से जितने भी जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनमें से 80% जवान छत्तीसगढ़ में ही शहीद हुए। जानकारों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों के एंटी नक्सल अभियान में तेजी आई है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ और कई इलाकों में उनकी कमर पूरी तरह टूट चुकी है। ताबड़तोड़ अभियानों और सख्त नीतियों की वजह से नक्सलियों का इलाका लगातार सिमटता जा रहा है। कभी नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले झारखंड के बूढ़ा पहाड़ जैसे इलाकों से अब उन्हें खदेड़ा जा चुका है और अब वहां सुरक्षा बलों का कब्जा है। छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहे हैं और ऐसे में बचे हुए नक्सली अपना वजूद बचाने और अपना दमखम दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ में हमले तेज कर रहे हैं और इसे उनकी बौखलाहट के रूप में ही देखा जा सकता है। ये आईडी ब्लास्ट ये दिखाता है या ये दर्शाता है कि नक्सलाइट्स फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि 2017 मार्च अप्रैल 2017 में पलोदी डिस्ट्रिक्ट सुकमा में लास्ट आईडी ब्लास्ट, मेजर आईडी ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद कोई मेजर आईडी ब्लास्ट नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में। और चूँकि अभी मानसून सीजन अप्रोच कर रहा है तो अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए नक्सलाइट्स ने ये ब्लास्ट किया है। फोर्सेस काफ़ी एग्रेसिवली ऑपरेट कर रही हैं छत्तीसगढ़ में और जो पोस्ट हैं सीआरपीएफ और जो छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस है उन्होंने अपनी पोस्ट को काफ़ी इंटीरियर एरियाज में मूव कर दिया है, जिससे कि नक्सलाइट्स को जो उनकी जो फ्रीडम है मूवमेंट की वो डिनाई हो रही है, उनको नहीं मिल पा रही है, जिससे कि उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन, एरिया ऑफ मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गया है। जहाँ तक नीति में बदलाव की बात है, जो एग्जिस्टिंग नीति है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, वो बिल्कुल सही अप्रोच है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सीरियस हैं इस इशू को टैकल करने के लिए। अब आपको दांतेवाड़ा हमले में शहीद जवानों के साथियों को भी जरूर सुनना चाहिए। ये वो जवान हैं जिन्होंने अपने साथियों को खोया है। उनके परिजन को हम सहानुभूति देने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान जो हमारे साथ जो जवान शहीद हैं उनको उनकी आत्मा की शांति के लिए
भगवान से कामना करते हैं और हम और नक्सली के खिलाफ और भी हम उनके साथ उनकी आत्म शांति के लिए लड़ना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से वो लोग ड्यूटी करते थे, साथ में रहते, हंसना खेलना कूदना कैसे करते थे ड्यूटी। कभी एक दूसरे से कोई लड़ाई झगड़ा वैसे बिल्कुल भी नहीं होता था। बहुत ज़्यादा हंसी मजाक के साथ हम सब लोग एक साथ ड्यूटी करते थे। आज वो लोग हमें छोड़ के चले गए, इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 2016 में हम लोग की भर्ती हुई और हम लोग डीआरजी में 4 साल हो गया और साथ में 1 नंबर डीआरजी में हम लोग काम करते थे। एक साथ रहना, उठना, जाना, बैठना सब हम लोग गश्त जितना भी गश्त हम लोग साथ में किए हैं। सर अभी हम लोग को ओटी मिला है, 1 महीना हुआ है जिसमें हम लोग प्रधानारक्षक बने हैं, जिसमें से 2 जवान आज शहीद हुए हैं। दो जवान जो हमारे साथ 2016 में भर्ती हुए ट्रेनिंग की, जिसमें से एक आत्मसमर्पित था जिसको अभी ओटी मिला, जिसमें प्रधानारक्षक बना था और आज वो भी शहीद हुआ। तो हमारे डीआरजी की बहुत बड़ी दुखद घटना है। 2017 के बाद आज 2023 में बहुत बड़ी घटना हुई है। हालांकि लाल आतंक पर लगाम लगाने में काफी हद तक कामयाबी भी मिली है, लेकिन आज भी नक्सली देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। और ये कितना बड़ा खतरा है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीम या वामपंथी आतंकवाद को देश के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बताया था। नक्सलवाद और माओवाद इसी लेफ्ट विंग एक्सट्रीम का ही हिस्सा है और भारत में नक्सलवाद की नींव वर्ष 1967 में यानी आजादी से करीब 20 वर्ष बाद रखी गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने वर्ष 1967 में सत्ता और जमींदारों के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की थी। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बड़े प्रशंसकों में थे और वो मानते थे कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार है। हालांकि शुरुआत में इनकी विचारधारा कार्ल मार्क्स और लेनिन से प्रभावित थी, लेकिन बाद में इन्होंने चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ की विचारधारा को अपना लिया और माओवादियों की तरह सत्ता के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया। चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने यह विद्रोह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी गांव से शुरू किया था, इसलिए इसे नक्सलवाद का नाम दे दिया गया। जल्दी ये आंदोलन उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक भी फैल गया। वर्ष 2010 में नक्सल आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका था। उस वक्त देश के 96 जिले और 465 पुलिस स्टेशन नक्सली हिंसा के शिकार थे। हालांकि इसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की और खासकर मोदी सरकार आने के बाद नक्सलियों का प्रभाव काफी कम हो गया और वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार नक्सली आतंक देश के सिर्फ 45 जिलों और 176 पुलिस स्टेशनों तक सिमट चुका है। इसी तरह नक्सली हिंसा के मामले में भी काफी कमी आई और वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में नक्सली हिंसा के मामलों में 77% कमी दर्ज की गई। इसी तरह इन 12 वर्षों में सुरक्षा बल के जवानों की जान गंवाने के मामले में 90% की कमी भी दर्ज की गई। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि नक्सली माओवादियों की ही तरह देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने की जगह हिंसा के जरिए अपना राज स्थापित करना चाहते हैं और अपनी नीतियां लागू करना चाहते हैं। नक्सलियों के अनुसार लोकतंत्र में ग्रामीण एवं पिछड़े लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है और जब उनकी सत्ता आएगी तो वो उनके हक वापस लौटाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि नक्सलियों की हिंसा का सबसे ज्यादा खामियाजा इन्हीं ग्रामीणों को भुगतना पड़ा है और वो विकास की यात्रा में सिर्फ इन्हीं नक्सलियों की वजह से पिछड़ते रहे हैं। दरअसल नक्सली खुद नहीं चाहते हैं कि उनके कब्जे वाले इलाकों में स्कूल या अस्पताल जैसी सरकारी सुविधाएं पहुंचे और ग्रामीणों के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नक्सलियों के लिए उन्हें बहलाना फुसलाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अब वक्त बदल रहा है और इसी के साथ लोगों की सोच भी बदल रही है और वो हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के रास्ते पर चलना चाहते हैं और ये भी नक्सलियों की बौखलाहट की बड़ी वजह है और इसलिए वो इस तरह के हमले करके वजूद को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज नक्सलियों को या उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए, वो ये कि ऐसी कायराना हरकतें ना हमें डरा सकती है और ना ही हमें
झुका सकती है। जी न्यूज़।